हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में रूसो की जीवन कहानी और उसकी रचनाएं और उसके जो भी जीवन भर उसने जो भी किया है वो सब पढ़ेंगे। सब बताया जाएगा खेल खेल में। बहुत आपको अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने। तो रूसो की बात करते हैं। रूसो का नाम भी बड़ा बहुत अच्छा है, एकदम रसमलाई। ठीक है, रूसो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये बहुत महान व्यक्ति था जिसने पूरे फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। और जो अमेरिका का जो संविधान है, जो वर्तमान में जो भी कानून बने हुए हैं उदारवादी, उनमें कहीं ना कहीं रूसो की कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम से लिया गया है। तो कहीं सामान्य इच्छा, तो कहीं कानून, कहीं प्रभुसत्ता, ये सब लिए गए हैं। तो रूसो जो है एक बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम दार्शनिक वाली बातें करता था। इसलिए उसका आज भी वर्तमान राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, या इतिहास पढ़ते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो उसमें रूसो के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और उसमें से कुछ सवाल भी बन जाते हैं, या आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें भी रूसो का योगदान बहुत है। तो रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। क्या नाम है? जीन जैक्स रूसो। ये पूरा नाम है इसका। अब रूसो की बात करते हैं, ये पैदा कहाँ हुआ? वैसे फ्रांस में पैदा नहीं हुआ, ये स्विट्जरलैंड में जनेवा एक जगह है, वहाँ पैदा हुआ। ये घड़ी साज के घर में पैदा हुआ। घड़ी साज जो घड़ी जानता है, ठीक करना जानते, उसके पापा घड़ी साज थे। इसकी जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ मृत्यु पैदा होते ही थोड़े समय बाद मर गई थी। इसके पापा भी ऐसे ही थे, कोई लगे रहते थे व्यसनों में, यानी शराब वगैरह में। तो इसके कारण ही रूसो को एक तरह से अच्छी शिक्षा वगैरह व्यवस्था ना हो पाई। फिर इसके चाचा वगैरह ने पाला, इसे पोसा। फिर धीरे धीरे फिर इसने क्या करा था, 11 या 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। फिर घर छोड़ने के बाद ये अपना किसी के यहाँ काम करने लगा था, गड्ढा खोदने का काम करने लगा था सर। ऐसे कुछ बोलते हैं, सगतराज के पास काम करने लगा था। फिर इसने कुछ साल तक वहाँ काम किया। फिर उसके बाद उसका जो मालिक था रूसो से काम करवाता था, बहुत ही ज़्यादा एकदम दयालु किस्म का नहीं था, पशु जैसा व्यवहार करता था, जिसके कारण रूसो ने उसे कुछ समय उसके साथ काम करके छोड़ दिया। मारता था भी, पीटता था भी। इससे तंग आकर रूसो ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद और उसने कहीं अपना देखना शुरू करा। रूसो की अगर ज़िंदगी को ध्यान से देखा तो ये पूरा जीवन उसका कहीं वो फ्रांस में रहा, कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं ब्रिटेन में, तो कहीं और ऐसी भागा दौड़ी में लगा रहा। तो रूसो की यही है कि खाना बदोश की तरह घूमता फिरता रहा, क्योंकि उसमें एक विद्रोह की भावना थी जो सुकरात में भी थी। इस कारण सुकरात को भी वो जहर का प्याला पीना पड़ गया, क्योंकि जो विद्रोह की भाव, जो जितने भी फिलोसफर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विद्रोह की एक आग होती है। जैसे कार्ल मार्क्स है, उसमें भी एक विद्रोह की आग थी। ठीक है, तो रूसो में भी ऐसी थी। रूसो हमेशा जो फ्रांस का जो राजा था उसकी आलोचना करता रहता था, चर्च की भी आलोचना करता था। वो धर्म के खिलाफ नहीं था पूरी तरह से, पर वो कहते थे ये चर्च वालों ने धर्म का गलत तरीके से यूज़ करके समाज में कुरीतियाँ फैला रखी हैं। तो ये सब रूसो के बारे में था। और रूसो ने शादी तो कभी करी नहीं, पर उसने बाल बच्चे बिना शादी के ही पैदा कर दिए और उनको खुद नहीं पाला, उसने अनाथालय में दे दिया। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं रूसो का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी झलक मिलती है कि वो प्राकृतिक शिक्षा की बात करता है, नेचुरल एजुकेशन की, जिसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जिसमें नेचुरल होना चाहिए। जो प्रकृति के साथ बच्चा रहेगा, वहाँ फूलों की सुगंध लेगा,
आग का महसूस करेगा, पर ठंड को महसूस करेगा, धीरे धीरे अपने आप वो प्राकृतिक वातावरण से धीरे धीरे सीखेगा। फिर उसके बाद समाज में योगदान देगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। वो रूसो जो है हमेशा, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो रूसो एमिल नाम की एक पुस्तक लिखता है। क्या नाम है? एमिल। ये रूसो की एजुकेशन सिस्टम पर बहुत अच्छी किताब है एमिल। इसमें दो लोगों का वो जिक्र करता है, एक का नाम होता है एमिल और एक का नाम होता है सोफ़ी। सोफ़ी लड़की का नाम है, एमिल जो है एक लड़के का नाम है। तो वो उसमें एक काल्पनिक एमिल यानी एक बालक की वो मतलब ये दर्शाने की कोशिश करता है, अगर ऐसा बालक मतलब बालक को कैसे शिक्षा मिलेगी। तो एमिल में उसे शिक्षा के बारे में बताता है कि उसे 5 से 10 साल मतलब वातावरण में रहना पड़ेगा, 0 से 5 मतलब घर का माहौल देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसे फिर भूगोल गणित सिखाया जाएगा, थोड़ा और मतलब जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, साइंस भी सिखाई जाएगी। पर वो कहते हैं कि साइंस वगैरह भूगोल की किताबों पर आधारित नहीं होकर बल्कि उसे प्रैक्टिकल में सिखाया जाना चाहिए, यानी कि उसे महसूस कराना चाहिए। जैसे भूगोल पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं है कि उसमें मतलब खाली किताबों में दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल ले जाओ, वहाँ जो भी चीज़ तुम सिखाना चाहते हो भूगोल में उसे वहाँ उस जगह ले जाओ और उस पदार्थ को उसे हाथ में दो या जो भी है महसूस कराओ, उसके बारे में सोचो। तो सब भूगोलवेत्ता की तरह, रिसर्चमैन की तरह ये मतलब वो अपनी बालक को शिक्षा देने की बात करता है। फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ता है तो उसे फिर कहता है कि अब जो है उसे मतलब तर्क वाली बात करनी चाहिए। रूसो वैसे हमेशा तर्क का विरोध ही रहा है, मतलब थोड़ा तो समर्थन करता रहा है और वो हमेशा बुद्धिवाद का विरोध करता रहा है। कहता था विज्ञान ने जो है श्रद्धा कम कर दी है, जो भावना होती है उसे कम कर दिया, फीलिंग को, और ये नैतिकता का पतन करती है। तो हाँ, एक कहानी बताता हूँ मैं। रूसो की जीवन में पता है कब से फेमस हुआ रूसो? जब उसने पहली बार एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और भाग लेकर उसने इतना अच्छा भाषण दिया कि उसे मतलब फर्स्ट आ गया। वो क्या आ गया? वो फर्स्ट। कोई अम्मा अगर नहीं पता फर्स्ट आना, तो फर्स्ट भी आया और 300 फ्रैंक भी मिले, जैसे हम रुपए कहते हैं ना हिंदी में, वहाँ फ्रेंच में फ्रैंक बोलते हैं। तो फ्रैंक भी मिले 300 फ्रैंक। उसके बाद उसने फ्रैंक प्राप्त करने के बाद उसने क्या करा? उसके बाद वो धीरे धीरे किताबें लिखने लग गया, बहुत सारी किताबें लिख के लिखने लग गया। ठीक है, जैसे किताबें लिखते 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 मतलब वो इंटेलिजेंट होने लगा। उसके पास पैसा हो या ना हो, उसने मतलब ये किताबों को ही धंधा बना लिया, किताबें लिखने लग गया, पढ़ने लग गया, एक तरह से व्यवसाय बना लिया। थोड़ी बहुत वो लिखने भी लग गया था, जिसके कारण उसको थोड़े बहुत रुपए मिल जाते थे। इस तरह वो फेमस हो गया। रूसो की 4-5 किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो सामाजिक समझौता बताता है कि मतलब एक अवस्था होती है प्राकृतिक अवस्था, जिसमें मतलब वैसे प्राकृतिक अवस्था की हर थिंकर अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है। कुछ थिंकर कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अराजकता थी, कुछ कहते हैं सुख शांति थी। तो जैसे हॉब्स है वो हमेशा अराजकता की बात करेगा, वहाँ भय था, दुख था, लोग वहाँ एक तरह से दूसरे पे मतलब अन्याय करते थे, जिसके कारण उन्हें लगा कि हाँ एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो मतलब उनके हित के लिए काम करे। तो रूसो ने भी ऐसे ही कल्पना करी कि एक स्वर्णिम युग था, तो फिर वो स्वर्णिम युग खत्म हो गया। उसके बाद तो इन्होंने मतलब थोड़ी देर बुराइयाँ आ गई, तो उन्होंने सामाजिक समझौता किया, ये बताया गया। तो सामाजिक समझौते के अलावा रूसो ने एक किताब और एमिल हो गई, दूसरी किताब ये है, तीसरी एक स्वीकारोक्ति के नाम से है, कन्फेसेशन नाम की है, चौथी किताब तो और भी हैं, याद नहीं आ रही अभी खैर। तो ये रूसो की मेन किताब थी। और रूसो और क्या बताया ये रूसो के बारे में? हाँ, रूसो के विचारों में हमेशा विरोधाभास मिलता है, यानी कि कभी वो उसी चीज़ की अच्छाई की बात करता है तो कभी उसकी बुराई भी करता है।
ठीक है, कभी वो लोकतंत्र का समर्थक भी करता है तो कभी उसकी बुराई भी करता है, मतलब हमेशा विरोधियों में विचार रहा है। तो उसके बाद कई उसे थिंकर जो है, उसके जो आलोचक हैं, वो हमेशा उसके बारे में मतलब आलोचनाएँ करते हैं कि रूसो मतलब कई बार तो हद से भी ज़्यादा कर देता है। जैसे एक थिंकर है आलोचनाओं में, जैसे भी मिटा मिटा भी नहीं सकता। हाँ, यहाँ से वॉल्टेयर एक थिंकर है, उसने क्या करा है, रूसो को हूबहू करने वाला उल्लू बताया है। कई बार तो मुझे पढ़ के बड़ा मतलब मज़ा आ जाता है कि क्या क्या आलोचना में दे देते हैं। जैसे जेम्स को बोतल वाली स्वतंत्रता कह देते हैं, बोतल में मात्र, ठीक है। तो वॉल्टेयर ने कहा है उसको हूबहू करने वाला उल्लू है, कुतिया भी कह देता है कई बार, तो पता नहीं किस संदर्भ में कह देते हैं। वो वॉल्टेयर, जब रूसो ने एक पत्र लिखकर वॉल्टेयर के पास भेजा, उसने अपनी मतलब जो भी विचार है वो उसे पत्र में बताए, तो वॉल्टेयर ने पढ़ के उसे दोबारा लेटर भेजा कि भाई रूसो भाई, तुम एक कैसी बात कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि प्राकृतिक अवस्था में चले जाओ, ठीक है। अब मैं वॉल्टेयर ये कहना चाहता है कि अब मैं फिर से 60 साल की उम्र से जो मेरा बीत गया है, जब मैं छोटा था पैरों पे चलता था, चार मतलब दोनों हाथ पैर टांग घुटनों से, अब मैं उसी अवस्था में आ जाऊँ। वॉल्टर कहता है तुम कैसी मजाक बात कर रहे हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। इसीलिए वॉल्टर हमेशा दूसरों की आलोचना करता रहता है। इसके अलावा और भी कई सारे थिंकर हैं, उसकी बुराइयाँ करते रहते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा करता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके अलावा कुछ अच्छाइयाँ भी करते हैं, जैसे उसका नाम तो सुना ही होगा आपने, नेपोलियन तो भाई कमाल की बात करता है। वो तो कहता है अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। फ्रांस की क्रांति का नाम तो सुना ही होगा आपने। फ्रांस की क्रांति कोई मामूली क्रांति नहीं थी। आज की जो भारत पे भी जो प्रभाव पड़ा है, वो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा है, अमेरिका की क्रांति का भी पड़ा है। तो फ्रांस की क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, वो रूसो की कहीं ना कहीं देन है, तो जिसका आज हम देख रहे हैं। रूसो के अलावा और भी कई सारे थिंकर हैं। रूसो की हॉब्स से तुलना करी जाती है, क्योंकि हॉब्स ने भी जो प्रभु सत्ता है वो हमेशा राजा को देने की बात करी है, पर जो रूसो है उसने जो प्रभु सत्ता है वो सामान्य जनता को दी है। पर दोनों में मतलब प्रभु सत्ता तो दी है, परंतु अंतर क्या है, हॉब्स जो है मतलब भय के कार्ड देता है, राजा को निरंकुश बना देता है। कई बार तो रूसो को भी सर्वाधिकारवादी कहते हैं, निरंकुशतावादी भी कहते हैं। पर रूसो जो है उस रूसो राजतंत्र का भी समर्थक है। वो कहता है कि जनता जो अपनी सहमति से देगी राजा को, मतलब सामाजिक समझौता करेंगे तो सहमति से करेंगे, परंतु जो है हाउस वो कहता है कि निरंकुश बना देता है, कहता है भाई के कार्ड देते हैं लोग। तो उनमें ये अंतर था। और एजुकेशन भी बात कर ली हमने, ठीक है, उसको सामाजिक समझौता भी बात कर लिया। मानव स्वभाव की बात करते हैं, रूसो हमेशा मानव का स्वभाव भोला भाला मानता है, भोला भाला सीधा साधा। कि रूसो कहता है कि मनुष्य अच्छा होता है, पर वो समाज के कार्ड, समाज की संस्थाएं के कार्ड उसे बुरा बना दिया जाता है, मतलब समाज के लोग ही बुरा बना देते हैं। रूसो का ये मानना था। हाँ, रूसो के जीवन में कहीं ना कहीं घटना देखने को मिलती है, इसलिए शायद रूसो भी ये शायद उसका विचार पनपा है कि उसे लगता है कि समाज ही मतलब बुरा बना देता है। पर वो कहता है कि नहीं, मतलब मनुष्य होता ही है शुद्ध। इसकी कई विचारकों ने मतलब आलोचना करी है, बोली है कि रूसो तुम कैसी बात कर रहे हो कि मनुष्य भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, उसके समाज के लोग बुरा बना देते हैं। उसके जो थिंकर हैं, जो आलोचक, वो कहते हैं नहीं, रूसो हर मनुष्य के अंदर अच्छाई का भी तत्व भी होता है, बुराई का भी, दोनों का समावेश होता है, दोनों की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि मतलब एक ही चीज़ होती है। तो उसका एक खंडन किया है कई विचार को। मानव स्वभाव की बात कर ली हमने, रचनाएं की बात कर ली, तो डिस्कर्स एक असमानता की बात करता है रूसो। रूसो कहता है कि जो असमानता है ना, दो तरीके की होती है। सबसे पहली बार उसने दो तरीके बताई,
उससे पहले के जो भी थिंकर थे हमेशा वो एक ही तरह की असमानता बताते थे। बाकी जबकि रूसो ने दो तरह की बनाई, एक तो प्राकृतिक असमानता और एक सामाजिक असमानता। प्राकृतिक में जिसमें प्रकृति ने शरीर के आधार पर अलग अलग रूपों का, रंगों का, बुद्धि का जो भी है निर्माण किया। जबकि सामाजिक असमानता में समाज द्वारा निर्मित अमीर गरीबी का भेद। तो देखने को मिलता है सामाजिक गरीबी का भेदभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या बात करी जाए, सामान्य स्वभाव भी हो गया, सामाजिक समझौता भी हो गया। तो ये मेन चीज़ें थी। इसके अलावा रचनाएँ भी हो गई, कमियाँ भी हो गई। मतलब आपको रूसो के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। रूसो एक कहानी है कि रूसो चोरी भी करता था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, फिलोसफर चोरी करता है, और ये वास्तव में उसकी बाल्यकालीन घटना थी, वर्तमान की नहीं थी। रूसो कहता था बुद्धिवाद और तर्क ने मतलब मनुष्य को वो कर दिया, नैतिकता का पतन कर दिया, तो इसीलिए उसको पुरस्कार मिला था। पर उसने जब उस समय के राजा जिसने उसे पुरस्कार दिया था, एक टाइम बाद उसने मतलब वो एक ही बार उसे अवार्ड मिला, उसके बाद तो उसे मिला ही नहीं। उसने कई बार कोशिश भी करी थी पर मिला भी नहीं। ठीक है, उसके बाद तो उसने कई सारी किताबें लिखी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है उसने तो उसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया था, फेमस कर दिया था, बहुत ज़्यादा फेमस, उसी का जानने लगे थे। पर जो उसकी दूसरी किताब है एमिल, जिसने उसने मतलब खूब ख्याति दे दिलाई, बाद में उसकी आलोचना भी होने लगी थी, फिर उसे मतलब उसकी आलोचना करी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का नाम सुना होगा, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। वॉलस्टोनक्राफ्ट है जिसने आलोचना करी थी एमिल ने। आलोचना क्यों करी थी? क्योंकि जो रूसो है उसने एमिल को तो मतलब ज़्यादा एजुकेशन दे दी थी, ठीक है, और जो सोफ़ी है उसकी बात कम करी थी। उसको कह दिया था तुम ये कटाई बुनाई ये करो, खाना पकाना ये सब करो, तुम बुद्धि वगैरह की बात ना करो, लॉजिक की बात ना करो, तुम अपने पति की सेवा करो। तो ये थिंकर है नारीवादी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इसने रूसो की आलोचना करी थी। भाई रूसो तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, समानता की बात करनी चाहिए, तुम यहाँ भेदभाव की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये रूसो के विचारों में असंगत विरोधाभास है, ठीक है। तो उसे मतलब स्त्रियों को उसने निम्न दर्जा दिया, इसलिए उसकी आलोचना भी करी जाती है। जैसे अरस्तू ने भी दिया था स्त्रियों को निम्न दर्जा, उसने भी महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रख दिया था, तो इसी प्रकार रूसो ने भी बाहर रख दिया, ठीक है। तो उसकी आलोचना भी करी जाती है। फिर अब निष्कर्ष की बात करते हैं, काम की बात। रूसो की कई सारी आलोचनाएँ हैं, दुनिया भर की आलोचनाएँ हैं, असंगत भी हैं, विरोधाभास भी हैं, अस्पष्ट उसका सिद्धांत भी कह सकते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं रूसो ने आधुनिक शिक्षा का पिता माना जा सकता है, जो कि प्लेटो को माना जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले मतलब नेचुरल एजुकेशन की बात करी थी, जो आज वर्तमान दौर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। रूसो ने स्वतंत्रता का भी दिया कॉन्सेप्ट, समानता का भी, प्रभुसत्ता का भी, सामान्य इच्छा तो रह ही गई। सामान्य इच्छा में कहता है कि मतलब एक जनरल विल होती है, मतलब लोग होते हैं उनकी एक क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, जो चीज़ अच्छी है, यानी बहुमत का शासन नहीं कहते इसे कहते हैं वो रूसो कहता है जनरल विल, मतलब सारे व्यक्ति जो उनके लिए अच्छी चीज़ है उसे जनरल विल यानी सामान्य इच्छा माना जाएगा। सामान्य इच्छा उसे कहते हैं, वो उदाहरण के तौर पर समझाता है। दो तरह की वो इच्छा की बात करता है, एक तो एक्चुअल विल, एक तो रियल विल, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा और एक
मतलब सामान्य इच्छा, स्वार्थपूर्ण इच्छा में वो बात करता है। दूसरा कहता है कि स्वार्थपूर्ण इच्छा वह है जब कोई मतलब दुकानदार है मान लो, जो मिला देता है किसी चीज़ में मिलावट मिलाने से क्या होता है, मिलावट अपने प्रॉफिट के लिए मिला रहा है जबकि वो दूसरों को नुकसान कर रहा है, तो वो उसे स्वार्थपूर्ण इच्छा में रखता है। ठीक है, वो उसे जनरल विल में नहीं रखता। कहते हैं कि वो स्वार्थपूर्ण इच्छा है, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए वो दूसरों की बलि दे रहा है। ठीक है, और दूसरा फिर वो अपनी जनरल विल में एग्जाम्पल देता है। मान लो कहता है कि वो मिलावट नहीं मिलाता, और वो मिलावट इस वजह से नहीं मिलाता, उसका मानना है कि उससे मतलब लोगों में मतलब कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा या समाज के लिए सही नहीं है। वो वैसे घूसखोरी वगैरह नहीं करता है, लालच के कारण अपनी ईमानदारी से काम करता है। तो एक मतलब सामान्य इच्छा का ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी वो उसको एग्जाम्पल देता है, जैसे कहता है कि जनता तो यही चाहेगी कि मतलब एक देश दूसरे देश में लड़ जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों देश की जनता चाहेगी, पर जो वहाँ के नेताएं हैं वो जानते हैं कि हमारे देश की जनता का भला किसमें है, तो ये सामान्य इच्छा, इसलिए वो अपने युद्ध नहीं चाहेंगे। तो एक से सामान्य इच्छा के अंतर्गत आ जाता है, मतलब भलाई किसमें है, फ़ायदा किसमें है आम जनता का, उस चीज़ को सामान्य इच्छा कहा जाता है। बहुमत का शासन नहीं कहा जाता। बहुमत में ये नहीं है कि सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, उसे जनरल विल नहीं कहते हैं, मतलब जिस चीज़ में फ़ायदा होता है उसका निर्णय लिया जाता है, ये सामान्य इच्छा हुई। इसके अलावा उसका कई सारे योगदान हैं, कानून के क्षेत्र में भी योगदान है। कानून अब मैं बोलते बोलते थक गया, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छी लगी तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और अगली वीडियो किस पे चाहते हो वो भी बताएं, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैं कॉलेज में होके बना रहा हूँ। ठीक है, जितना भी ज्ञान था बता दिया आपको। ओम शांति।